हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से दो एशियंट हिस्ट्री के होंगे और दो पॉलिटी के होंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। एशियंट हिस्ट्री का हमने सोर्स लिया है उपिंदर सिंह की जो बुक है, उससे ये दो प्रश्न बनाए गए हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ एशियंट और मिडाइवल इंडिया है इस बुक में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो उसके बारे में ये प्रश्न है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मार्क्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सील्स वर ट्राइंगुलर और हेक्सागोनल इन शेप। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो हड़प्पन सील्स थी वो ट्राइंगुलर, अधिकतर जो थी वो ट्राइंगुलर और हेक्सागोनल शेप में नहीं थी, जबकि वो थी स्क्वायर और वो थी स्क्वायर में थी, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप में थी। ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप में थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर है। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया है। ये एक्सप्लेनेशन हमने ये उपिंदर सिंह की बुक से लिया है। प्रश्न भी उसी से बनाया गया है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है कि जो हड़प्पन सील है वो हेक्सागोनल और ट्रायंगुलर शेप में नहीं थी, अधिकतर किस में थी? वो थी स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप। या तो वो स्क्वायर थी या रेक्टेंगल शेप में थी, इसलिए ये गलत है। और द हड़प्पन सिविलाइजेशन मार्क्ड द लार्ज नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। ये कॉपर से बनी हुई थी, क्योंकि इसके पहले कौन सा काल था? कॉपर एज थी, है ना। कॉपर एज थी, ताम्रपाषाण काल था। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल के बाद ये आई थी। इसको क्या बोलते थे? इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं ना। कांस ब्रोंज एज भी बोलते हैं, लेकिन ब्रोंज एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉपर और टिन का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता था। ठीक है, और जो कॉपर है, कॉपर सर्वाधिक यूज होता था, इसका रेशियो ज़्यादा होता था, इसलिए कॉपर की ऑब्जेक्ट ज़्यादा पाई गई है। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कंसिडर्ड द वर्ण एज ए मेन लाइक ऑर्डरी लाइक द ब्राह्मण ट्रेडिशन। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वर्ण लाइक ए मेन, द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कंसिडर्ड ए मेन लाइक ट्रेडिशन। ये यहाँ तक ये सही है कि जो बुद्ध धर्म है उसमें जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण जो होते हैं चार होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार होते हैं। उसमें मानव जनित माना गया है। किसमें? बुद्ध में बिल्कुल सही है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? लाइक द ब्राह्मण ट्रेडिशन। ब्राह्मण ट्रेडिशन में ऐसा नहीं था। ब्राह्मण ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता है कि जो वर्ण सिस्टम आया है, वर्ण सिस्टम में कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये भगवान के द्वारा बनाए गए हैं ये वर्ण, और ये वहीं से चले आ रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत कहलाएगा। नेक्स्ट, द डॉक्ट्राइन ऑफ अनेकांतवाद और शादवाद इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये है जैनिज्म से संबंधित। जैनिज्म, जो जैन धर्म है उससे संबंधित है ये अनेकांतवाद। अनेकांतवाद के तहत क्या होता है कि एक वस्तु की सापेक्षिक अवधारणा मानी जाती है, उसके इसे सप्तभंगीयवाद भी कहते हैं या शादवाद भी कहते हैं। जैसे है, नहीं है, शायद है, शायद नहीं है, हो सकता है। इस तरह से टोटल 7 कंडीशंस बनाई जा सकती है किसी भी स्थिति की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों ही गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पूरा उसी के हिसाब से बताया गया है। ये इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब आते हैं इंडियन पॉलिटी के दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से लिया है हमने? जो लक्ष्मीकांत बुक है, एम लक्ष्मीकांत, उससे लिया है। ठीक है, विच ऑफ द तो स्टेटमेंट करते हैं। ये यूपीएससी लेवल के प्रश्न है, आप इसमें स्टेट पीसीएस भी समाहित हो जाएगा और अन्य जो एसएससी बैंकिंग वगैरह है वो आराम से इसमें कवर हो जाएगा। इसका लेवल हमने इसलिए हाई रखा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर द करेक्टली मेड विथ रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो संशोधन होता है उसके बारे में ये रखा गया है। तो पहले क्या है, सिंपल मेजोरिटी। तो कौन कौन से प्रोविजन इसमें इंक्लूड है ये बताना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डीपीएसपी है वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए गलत है। स्पेशल मेजोरिटी, सैलरीड एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो संसद के सदस्य होते हैं उनको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है अगर उनके सैलरी और अलाउंसेस को अगर अमेंड करना हो तो, ये भी गलत है। ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसर्न ऑफ द स्टेट एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ये स्टेटमेंट गलत है। मैं इसका आपको पूरा बताता हूँ। तो इसका पहले इसको आंसर बता देता हूँ, यही स्टेटमेंट सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ओनली वन पेयर इज करेक्टली मेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जो अमेंडमेंट होता है भारतीय संविधान में वो 3 तरीके से कर सकते हैं अपन। एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। जो आधे से अधिक स्टेट होते हैं, कंसेंट ऑफ द स्टेट, वो इसमें उनकी वो साधारण बहुमत से अगर पास करते हैं तो जब तब जाके वो संविधान संशोधन होता है। तो सिंपल मेजोरिटी, ये भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 378 है, आर्टिकल 378 जो भारत में संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल है, इसमें सिंपल मेजोरिटी के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें केवल दो ही का पता है, दो ही बारे में बताया गया है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द, दो तरह से इसमें किया जा सकता है। लेकिन एक और जो सिंपल मेजोरिटी होता है वो जिस आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 है, इसमें लिखा है कि राज्यों के नाम, क्षेत्र और उनकी जो सीमाएं वगैरह है, उनका विघटन, नए राज्यों का निर्माण ये करना हो तो आर्टिकल 3 में लिखा है कि आप इसको साधारण बहुमत जो सिंपल मेजोरिटी से है उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये उस आर्टिकल के अंदर ही लिखा रहता है जिसको वो चेंज करना रहता है। ठीक है, इसे सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका 378 में जिक्र नहीं है। सिंपल मेजोरिटी का उसी आर्टिकल के अंदर जिक्र होता है जहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी हो गया। ठीक, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो प्रोविजन होते हैं ये इसमें नहीं होते, ये होते हैं स्पेशल मेजोरिटी में। ये जो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू चेंज किया जाता है वो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो संसद के जो वहाँ के कर्मचारी वगैरह होते हैं, मेंबर्स होते हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस, मतलब वहाँ के मेंबर जैसे सांसद और विधायकों के, जो सांसद और स्टेट में विधायक होते हैं उनके अगर वेतन भत्तों को कम या ज़्यादा करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कर दिया जाता है। आपने इसका एक एग्जाम्पल देखा होगा कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपने जो विधायकों का उनका वेतन बढ़ा दिया था, तो ये सिंपल मेजोरिटी से हो गया था। तो ये एक इसका उदाहरण है। ठीक है, और अब आता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के तहत क्या होता है, एक तो टू थर्ड, जैसे टोटल सदस्य 500, तो उनका 2/3 चाहिए रहता है। 2/3 इसका कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, और जो सदन है उसकी जो कुल संख्या है उसका आधे से एक अधिक चाहिए रहता है। जैसे इसमें 251, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, 300 251। ठीक है, अगर मान लो 500 के 500 प्रेजेंट है तो आपको उसमें 2/3 ऑफ मेजोरिटी मतलब 300 वोट प्राप्त करने पड़ेंगे, जब जाके स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होगा। ठीक है, और मान लो कि 400 ही प्रेजेंट है, माना कि 400 प्रेजेंट है, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। मान लो 400 प्रेजेंट है तो 400 का हाफ नहीं देखा जाएगा, यहाँ 400 का 2/3 देखा जाएगा, है ना। इसका जो भी 2/3 निकलता हो, इसका 2/3 देख लेते हैं ना। 2/3 कितना निकलेगा इसका, 600, है ना, 800/3। तो इसका कितना जाएगा, 800/3 में आ जाएगा इसका 2 और 6, 266 आ जाएगा इसका। मतलब 267 तो इसमें होने चाहिए और 251 इससे हो जाएगा। ठीक है, 267 होंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 251 का जो आधे से एक ज़्यादा है वो इसमें कवर कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि 300 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका 1/3 कितना होगा, 300 सदस्य उपस्थित है सदन में, तो 1/3 इसका हो जाएगा 100।
तो आप मान रहे हैं कि 100, अगर 100 एक पक्ष में हो जाते तो पास हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका आधे आधा चाहिए इसमें। 2/3 कितना हो जाएगा इसका? 200, सॉरी 200 हो जाएगा ना, 200। अब इसमें ये 200 में पास नहीं होगा, क्योंकि इसमें 267 जो आधे लोग हैं, 500 के आधा कितना होता है? 251, सॉरी 251 नहीं है इसमें, 251 और चाहिए, 51 और चाहिए रहते हैं, 51 और चाहिए रहेंगे इसमें, 51। ठीक है, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, जब जाके स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होता है, तो उसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डीपीएसपी में अगर किसी तरह का संशोधन किया जाएगा तो वो इसे प्रोविजन के थ्रू किया जाएगा। अब आता है और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के मतलब सेंट्रल जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उससे संबंधित होता है, अगर उसमें अगर अपन परिवर्तन करेंगे तो वो स्पेशल मेजोरिटी जो अभी मैंने समझाई उससे होगा, और उसमें आधे राज्यों को भी वो भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो केंद्रीय ढांचा है, जो संघीय ढांचा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें आधे से अधिक राज्यों को उसमें अपनी साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी के थ्रू उसको पास करना होगा, जब जाके वो स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट के थ्रू होगा। तो ये से सातवीं अनुसूची में है ना, अगर किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे तो वो एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल अगर उसमें करते हैं तो ये थर्ड वाली कैटेगरी में आएगा, तो इसका ऑप्शन केवल एक सही होगा। ठीक है, ये इसका पूरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया इसी में दिया गया है, एम लक्ष्मीकांत से पूरा मैंने डिटेल दिया है। ठीक है, ये पूरा इसमें लिखा है, जो मैंने समझाया पूरा ही लिखा है, इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से सैलरीज ऑफ जो पार्लियामेंट के सदस्य उनकी की जाती है, स्पेशल मेजोरिटी से डीपीएसपी में चेंज किया जा सकता है, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट में 7th शेड्यूल जो 3 सूची बताता है। कौन कौन सी सूची बनाता है? संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 लिस्ट बताता है, इसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा तो ये होगा। जैसे जीएसटी, ठीक है, जीएसटी में संशोधन किया तो इसमें किया था, तो ये ऐसे इसमें राज्यों को भी सहयोग लिया था इसमें। ठीक है, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स 5 पैरामीटर्स विच इज नॉट दिस। जो आर्टिकल 15 है भारतीय संविधान का, जो 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल है भारतीय संविधान के, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। अब राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 15 है, उसमें 5 ऐसे पैरामीटर दिए गए हैं जिसके आधार पर राज्य डिस्क्रिमिनेट किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। तो वो कौन से हैं? ठीक है, तो आर्टिकल 15 में कौन कौन से मैं बताता हूँ। रिलीजियस है, रिलीजन धर्म है, कास्ट जाति है, प्लेस ऑफ बर्थ भी है, लेकिन डिसेंट नहीं है, ये उद्भव इसको बोलते हैं, जो ये आर्टिकल 16 में। ठीक है, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में जो है वो मैं बता देता हूँ। धर्म, रिलीजन, रेस, वंश, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ जो अपना मूल स्थान है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसमें क्या दिया? डिसेंट। डिसेंट होता है उद्भव। इसमें आर्टिकल 16 में 2 चीजें और जोड़ी गई है, एक तो डिसेंट जोड़ा गया है और एक प्लेस ऑफ रेसिडेंस जोड़ा गया है, निवास स्थान। इसके आधार पर भी आर्टिकल 16 जो आर्टिकल 16 में ये 6 चीजें दी गई। कौन कौन सी? रिलीजियस दिया है, रेस दिया है, कास्ट दिया है, सेक्स दिया है, डिसेंट दिया है, प्लेस ऑफ बर्थ दिया है और रेसिडेंट दिया है। ठीक है, तो इसके आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। आपको अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको इसमें अगर आपने डिटेल से सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इसके लिए वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।